इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप प्रैक्टिस में हैं और एलिबाई को बढ़िया से यूज़ करते हैं तो हर केस को निकाल लेंगे। हाँ, जैसे करो आप, एलिबाई को पहले बढ़िया से समझते हैं, फिर देखो कि केस कितना बढ़िया निकलता है, एलिबाई में क्या होता है। देखो आप यहाँ देखना, हालांकि एलिबाई बेसिकली प्रीलिम्स के लिए उतना रेलिवेंट नहीं होता, लेकिन मेंस के लिए बहुत रेलिवेंट होता है ये सेक्शन नंबर 11, है ना। मतलब खास इस पे फोकस करो, मेंस, दैट्स फॉर सेक्शन नंबर 11। अच्छा, कोई भी सेक्शन हम जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसका उद्देश्य, प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, और हर सेक्शन का प्रिंसिपल आपको एक नोटिंग बढ़िया से करके रखनी है। बिकॉज प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भाई ऑन विच प्रिंसिपल दिस प्रोविजन इज मेड। हम एक बार में दो जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, हम एक बार में एक ही जगह पे दिख सकते हैं, एक ही जगह पे अवेलेबल हो सकते हैं। और यही एक बेसिक प्रिंसिपल है सेक्शन नंबर 11 का, यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर दैट वाज यहाँ पे हम पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट वाज, अब देखना, सेक्शन को पहले पढ़ते हैं और यहाँ से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं लिखवाऊंगा तब लिखना, पहले आप समझ लो, पहले इन चीज़ों को पहले का ध्यान से देखिए। देखो, इस सेक्शन का दो पार्ट है, 1 और 2, और 1 का 5 पार्ट है, 2, 3, 4, 5। हम इसको 5 तरीके से यूज करते हैं फर्स्ट को। और इसमें एलिबाई क्या है ये भी बता रहा हूं पहले। कहता है द फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, द फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। हम इसको पहले इसके साथ मिला के भी पढ़ेंगे और हम इस लाइन को इसके साथ भी मिला के पढ़ेंगे, दोनों। हम पहले इसको सुप्रीम कर लेते हैं, इसको 1 के साथ मिला के पढ़ते हैं। कहता फैक्ट दो नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। इट्स वेरी सिंपल। द फैक्ट फॉर विच वी आर टॉकिंग, although that fact is not relevant for this case, but it will become relevant when, if they are inconsistent with any fact and issue or relevant fact. If they are inconsistent with the any fact and issue or relevant fact. अब जरा इस चीज को जरा ध्यान से समझिए क्या मैटर है। हम कहते हैं कि भाई ये मर्डर हुई है, ये मर्डर दिल्ली में हुई है, शाम को 5 बजे हुई है, कल शाम को 5 बजे दिल्ली में ये मर्डर हुई। इल्जाम है कि ए ने इसको मारा है। भाई ए की दुश्मनी थी, कल थ्रेट भी दिया था, मर्डर वेपन भी ए के पास से मिला है ना। मर्डर वेपन में फिंगरप्रिंट भी ए का है, दैट वच। तो ए इसमें एक्यूज्ड है, कोर्ट में लाया गया, चार्जशीट हुई, कोर्ट में लाया गया। बट ए का कहना यह है ना कि योर ऑनर, जिस दिन मर्डर हुई थी शाम को 5 बजे ना, मैं दिल्ली में था नहीं, मैं कैलकाटा में था, एक पार्टी अटेंड कर रहा था, एक शादी अटेंड कर रहा था, मैं कैलकाटा में था। तो सुनो आप ध्यान से, मर्डर दिल्ली में हुई, वो आपने आपको उस वक्त कहाँ बता रहे हैं, कैलकाटा में बता रहे हैं। क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल है? दोनों में से तो कोई एक ही बात पॉसिबल हो सकती है। तो बस सेक्शन 11 यही कहता है, फैक्ट दो नॉट रेलिवेंट, मतलब उसका कैलकाटा में होना रेलिवेंट नहीं है, बट इट बिकम रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हो रहा है। तो यही बात कहता है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। वैसे तो वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो क्या है, रेलिवेंट है इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट एंड इशू। व्हाट इज द फैक्ट एंड इशू? ये डेड बॉडी, वो मर्डर वेपन का मिलना उसके घर से, वो उसके ऊपर इल्जाम लगाना कि शाम को 5 बजे तुमने मर्डर किया था, और ये बता रहा है कि कैलकाटा में था। तो दोनों में क्या है, एक इनकंसिस्टेंसी है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है। तो उसका कैलकाटा में होना ये यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेलिवेंट बन जाएगा। दिस थिंग इज कॉल्ड रेलिवेंट, दैट्स नो। सही है। अच्छा, हम इसको ना 5 तरीके से यूज करते हैं,
5 तरीके से हम इसको यूज करते हैं। फिर पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर इसके ऊपर आता हूँ, फिर इसके केस स्टडी के ऊपर आता हूँ, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं फिर आता हूँ। तो अब मैं इसको एक 5 तरीका क्या है, मैं पहले एक बार आपको वो लिखवाता हूँ कि वो क्या 5 तरीका है जिसके बेसिस पे हम इसको यूज करेंगे, हम इस पूरे प्रोविजन को हम यूज करेंगे। दैट वाज देयर आर generally 5 classes of cases that arise for consideration under this clause. First, LEV, पहला LEV. Second, non access of husband to show illegitimacy of issue. Number 3, survival of alleged deceased. Fourth, commission of offense by a third person. And fifth, that's called self intimations. This one, हाँ, that was. These are 5 way on the basis of self inflictions. क्या है? सेल्फ इन्फ्लेक्शंस. अब देखिए 5 तरीके हैं जिससे हम एलिवाई आपको सेक्शन 11 को यूज करते हैं. एलिवाई तो हमारा इसका एक पार्ट है बस, सही है ना. और ये सिर्फ सब सेक्शन अभी पहला वाला पोर्शन है इसका, दूसरा पोर्शन मेरा भी बाकी है इसमें. मतलब सेक्शन 11 अपने आप में बहुत वाइडेड है. अब कहता है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलिस्टिमेसी इशू, दैट वाज. और एक नेक्स्ट पॉइंट होता है सर्वाइवल ऑफ एलिस्ड डिसीस्ड और कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय थर्ड पार्टी और सेल्फ इन्फ्लेक्शंस. मैं ये 4 पहले बता देता हूँ, एलईबी थोड़ा टाइम लेगा अभी, तो पहले मैं ये 4 बात क्लियर कर देता हूँ ताकि है ना. हाँ तो मैं पहले थोड़ा इस 4 को पहले क्लियर कर देता हूँ. तो अगर मैं एक पोर्शन के ऊपर डिस्कस करूं पहले कि हस्बैंड एंड वाइफ के मैटर पे, हमारा जो सेकंड मैटर था इसमें यहां पर नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलिस्टिमेसी इशू. ऑफ इश्यूज, that was. एंड अब देखो कभी कभी ना चाइल्ड की लिस्टिमेसी या इलिस्टिमेसी के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, है ना. मेन वुमेन यू कहो, हस्बैंड वाइफ, दैट द मैटर. अब कोई
बेबी है और ये कहा जाता है कि ये मिस्टर एम का है, और मिस्टर एम अगर ये प्रूव करते हैं कि इनकी वाइफ से कोई एक्सेस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, दोनों कभी मिले ही नहीं, साथ नहीं रहे, अलग रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है ये बात भी डिस्कवर हो गई कि फिर ये बेबी जो है ये इसका नहीं है। यहां भी सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 का रोल यहां भी है। भाई हस्बैंड वाइफ है तो नेचुरल सी बात है कि बेबी आपका है, बट फैक्ट तो नॉट एन इशू, वो फैक्ट इशू नहीं है कि भाई आप अलग रह रहे हैं। अब वो यहां पे क्या बन गया है, यही फैक्ट वहां पे क्या बन गया है, रेलिवेंट बन गया है। तो यहां भी हम सेक्शन 11 को यूज करते हैं, सही है, बट इसको एलिबी नहीं कहते हैं। दिस वन, ये एलिबाई नहीं है, बट सेक्शन 11 में ये भी यूज होता है, मतलब दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेक्शन 11। तो मैं एलिबाई के लिए कहना चाहता हूं, एलिबाई अगर सोचते हो कि सेक्शन 11 पूरा का पूरा एलिबाई है, तो सेक्शन 11 एलिबाई सेक्शन 11 का छोटा सा हिस्सा है बस, इसके बहुत ऊपर है सेक्शन 11, इतना भी और है सेक्शन 11, ये बस एक छोटा सा हिस्सा है इसका, सही है। सर्वाइवल ऑफ एक्यूज डिजीज डिसीज्ड, सेकंड सर्वाइवल ऑफ द सेकंड, थर्ड है ये एलिस्ट डिसीज्ड। नो, अब देखिए जरा यहां ध्यान से देखिएगा, ए एक्यूज्ड है किसका, मर्डर ऑफ बी का, बी के मर्डर का, जो कि हुआ मर्डर ऑन 5 अगस्त मान लो 2020, सही है, अच्छा 20 नहीं 19 कर देते हैं, ठीक है, 2019 को। लेकिन अगर 31 अगस्त 2019 को बी वॉज सीन एलाइव, बी को जिंदा देखा गया, तो नेचुरली ये मर्डर नहीं किया है। तो बस यही है सर्वाइवल ऑफ द एलिस्ट डिसीज्ड, मतलब जिसका मौत के जुर्म में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा हुआ है, जिसके मौत का, वो पर्सन जिंदा देखा गया है, तो नेचुरली सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली वो क्या है, फिर रेलिवेंट है, उसका जिंदा देखा ना। अब ये तो आगे की बात है, रेलिवेंट जहां भी बात रेलिवेंट आ गई ना, तो वहीं से केस आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। कल को वो कोर्ट में खड़ा हो जाए तो एक्यूटल क्यों नहीं मिलेगा, हाँ मैटर ट्रायल में जाएगा, वो तो ट्रायल में ही आपको बताना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो बातें हम बता रहे हैं ये कहाँ बता रहे हैं, कोर्ट में ही बता रहे हैं कि भाई उसको तो जिंदा देखा गया है। जब कोर्ट में कई लोगों के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर किसी के कत्ल का मुकदमा चल रहा होता है और उसको कहीं जिंदा देख लिया गया, सही है ना, तो कोर्ट में तो हम वही प्रेजेंट करते हैं ना कि साहब देखिए ये आज का डेट का हमने उसका फोटोग्राफ लिया है, वीडियो बनाया है कि वो वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पर, आप देखिए। तो ये क्या हो जाता है, ये भी सेक्शन 11 का ही मैटर हो जाता है। तो सेक्शन 11 यहाँ भी यूज होता है, काफी बढ़िया से यूज होता है। थर्ड पे आते हैं, इसका थर्ड इशू, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय ए थर्ड पर्सन। अब जो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अगर ए एक्यूज्ड है फॉर मर्डर ऑफ बी, ए एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड बी के मर्डर में एक्यूज्ड है, लेकिन ये प्रूफ हो जाए कि जो बी का मर्डर है वो सी ने किया है, तो नेचुरली ए को एक्यूट करने के लिए
रेलिवेंट हो जाएगा ये मैटर। तो कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय ए थर्ड पर्सन, हम ये प्रूफ कर देते हैं कि साहब ये जो जुर्म है ये उसने किया है, मतलब हम अपने आप को बचा नहीं रहे, अब हम अब दूसरे रास्ते से चल रहे हैं। भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, हम बचा नहीं रहे हैं, हम जो दूसरा पर्सन किया है उसके लिए सबूत कोर्ट को दे रहे हैं कि साहब इसने ये काम किया है, ये देखिए फोटोग्राफ, वो गोली मार रहा था, वो पिस्टल मार रहा था, उसकी लड़ाइयाँ हुई थी, हम उसके लिए लेके आ रहे हैं। तो नेचुरली हमारा जो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दिस थिंग इज रेलिवेंट, दैट मच। सही है। नो सेल्फ inflictions, that fifth, self infliction, infliction, incriminations कुछ और चीज़ होती है। inflictions का मतलब होता है कि भाई खुद ही अपने आप को मारा है, that much, मतलब हमारे ऊपर मर्डर चार्ज है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि उसने सुइसाइड किया है, हमने नहीं मारा, that's called self infliction, that much। सर इतनी डिटेल में आज तक ना तो देखा है ना पढ़ा है ना कहीं, किसी कमेंट्री में भी मिला मेरे को। क्या एली भाई 11 तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सारा 11 का पार्ट है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ 11 का ही पार्ट है सारा। ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द सेक्शन 11, पेपर में आया हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक ले लो, पिछले दिल्ली जुडिशरी सर्विस के क्वेश्चंस को लेके देख लो, क्वेश्चन में आया हुआ है ना, दैट वाज ये, तभी तो ये जुडिशरी का एग्जामिनेशन, नॉर्मल हम एलएलबी का थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं जो हम, मैं बता दूं कि भाई ये बात एलिबाई होती है, मर्डर वहां हुआ, मैं कलकत्ता में था, यही है सेक्शन 11, बात खत्म, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपको भी नहीं पता चलेगा कि भाई ये भी होता है इसमें, फिर आपको ही क्वेश्चन पूछना था कि भाई लिस्टिमेसी ऑफ चाइल्ड का मैटर क्या वो नहीं होगा सेक्शन 11, बात तो कहानी तो बिल्कुल मैच हो रही है, वहां पर भी कहानी मैच हो रही है। भाई वो मर्डर है, हम प्रूफ करें कि सुसाइड है, सुसाइड का हम एविडेंस दे रहे हैं, क्या ये रेलिवेंट नहीं होगा? वो मर्डर किया है, चार्ज मेरे ऊपर है, मैं उसकी तीसरे का साबित कर रहा हूं कि भाई वो किया है, क्या ये सेक्शन 11 नहीं होगा? लेकिन हर एक चीज में बर्डन मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, हाँ प्रूफ करने का। हाँ, एलिबाई का तो सेक्शन 11 का मैं ये कह दूं कि नॉर्मल सार है कि आपके ऊपर ही बर्डन आएगा, चाहे वो एलिबाई ले लो, पांचों में से कोई भी ले लो। मैंने बताया ना ये पांचों चीजें एक जैसी है, ऑल दिस 5 थिंग्स आर क्वाइट सेम, सब एक है, सही है दिस वन। अब जब मैं एलिबाई की कमेंट्री पर आऊंगा ना, उसमें जब आऊंगा तो उसमें ये सारी बातें आएंगी आपको। सेल्फ इन्फ्लेक्शन में लिख दूं, ए इज चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ बी, हियर ए कैन लीड, हियर ए कैन लीड एविडेंस, ए कैन लीड एविडेंस under section 11(1) to prove that B committed suicide, B ने सुइसाइड कमिट किया है ना, दैट वाज। ये सारा जो इंटरप्रिटेशन है वो सब सेक्शन 11 का है, एक लाइन जो उसमें लिखी हुई है बस, ये सब उसी का इंटरप्रिटेशन है, ये पांचों चीजों पे वो सेंटेंस फिट बैठता है ना। हाँ, दिमाग घुमाने वाला है, जब हम प्रैक्टिस में लेके जाते हैं तो ये सारी बातें सेक्शन 11 के बेसिस पे ही बैठ के आता है। सर आधे जजेस को समझ में नहीं आता ये। ये क्या था हमारा सब सेक्शन 1। तो फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट। तो मैंने 5 पॉइंट्स लिए और पांचों में जो नए फैक्ट्स दे रहे थे वो सारे फैक्ट्स क्या थे, इनकंसिस्टेंट थे। लेकिन जो इसमें पहला एलिबाई था वो सिंपल
प्रेजेंस को दूसरी जगह दिखा रहा है उस पर्सन की। अब हम बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे आते हैं। अब जो हम कमेंट्री पढ़ेंगे वो पांचों पे लगेगा, सब जगह पे लगेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा इस सिचुएशन में, अब हम इन मुद्दों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा समझते हैं और आते हैं। फिर हम सेकंड वाले पॉइंट पे आएंगे। ये तो फर्स्ट था, सेकंड वाले पॉइंट पे फिर हम आएंगे। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको इस सिचुएशन के ऊपर ला रहा हूँ और एलिबाइस के ऊपर। हाँ तो और भी दे रहे हैं ना अभी एलिबाई में और भी बातें, वो दोनों तो सेल्फ एक्सप्लेन, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भाई वो मर्डर हुआ वो कलकत्ता में था, तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं वो तो। अब देखिए कब रेज कर सकते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। क्या हाई कोर्ट में रेज कर सकते हैं एलिबाई का प्ली, सुप्रीम कोर्ट में रेज कर सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में रेज कर सकते हैं, कौन सा स्टेज होगा एलिबाई रेज करने का, क्या एफिडेविट से हम एलिबाई प्रूफ कर सकते हैं, एफिडेविट से क्या विटनेस बुला के प्रूफ कर सकते हैं एलिबाई को। हम विटनेस ला रहे हैं, पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके ला रहे हैं कि भाई देखो इन सब ने हमको वहाँ पर देखा था उस जगह पे। हम ऐसे ही मसलात को हम फाइंड आउट करेंगे और इन चीज़ों को हम देखेंगे। तब सबसे पहली बात, प्ली ऑफ एलिबाई व्हेन इट कैन बी रेज्ड। प्ली ऑफ एलिबी when can be raised, कब रेज हो सकती है। अच्छा, सबसे पहली बात, जो एलिबाई का बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा लाई करेगा उस पर्सन के ऊपर जो एलिबाई यूज कर रहा है, उसके ऊपर लाई करेगा। तो यहां पे मैं एक बात बड़े आराम से लिखता हूं, दैट वाज इफ द plea of alibi raised by accused, if the plea of alibi is raised by the accused, the burden of proof it lies on him. That was which he could do by leading evidence in trial, not by affidavit, statement, purported to be recorded under section 161 of CRPC, that was statement of witness, statement of witness under section 161 of CRPC. And one more thing I must write here, no plea of alibi can be recorded by High Court for the first time. For the first time, no plea of alibi can be recorded by High Court for the first time. alibi की जो plea है हाई कोर्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकती।
that was plea of alibi cannot be recorded by the High Court. अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर, तो हम एलिबी को प्रूफ कैसे करेंगे, तो कैसे भी करें, बट दीज आर नॉट द मेथड. आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ देना पड़ेगा एलिबी को प्रूफ करने के लिए, चाहे आप वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए, चाहे कुछ कीजिए, बट यू नीड टू गिव द स्ट्रॉन्ग प्रूफ फॉर दैट. यू कांट प्रूव इट बाय द विटनेस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन. इनसे प्रूफ नहीं चलेगा. अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे हम और करते हैं. मर्डर हुआ, दैट वाज इस प्लेस पे, आई मस्ट सी दैट, इस प्लेस पे मर्डर हुआ. एक्यूज्ड जो है वो एलिबी ले रहा है, जैसे ए के ऊपर इल्ज़ाम है, वो एलिबी ले रहा है कि भाई मैं तो बस सामने वाले फ्लैट में था उस समय. मर्डर मान लो यहाँ पे हुआ और वो बता रहा है कि भाई मैं तो यहाँ से 500 यार्ड दूर उस जगह पे था. स्टैब्लिश्ड हो रही है. क्या उसकी प्ली चलेगी? वो अपने आप को ये शो कर रहा है कि भाई वो यहाँ नहीं था, लेकिन जस्ट सामने जो नेबर हैं उनके घर में बैठा हुआ था. पॉसिबल है, सीसीटीवी कैमरा में वहाँ पे आ रहा है, टाइम के साथ आ रहा है कि भाई वो वहाँ पे था उस समय. टाइम ऑफ डेथ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट, क्या वो एलिबी चलेगी या नहीं चलेगी? और यही केस है यहाँ पे मुंशी प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. कोर्ट सेज दैट वाज इट्स नॉट रेलिवेंट. आप, हाँ, इट्स नॉट रेलिवेंट. आप 400-500 यार्ड के डिस्टेंस में है, आप उसका एलिबी ले रहे हैं, तो ये रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज द टाइम ऑफ डेथ इज नॉट एग्जैक्टली देयर. और ये भी पॉसिबल नहीं है कि डेथ के वक्त आप वहाँ पे ना आए हो. डिस्टेंस ही कितना होता है, फटाफट आ जाएंगे आप, मार के चल देंगे. तो दिस वन तो मैं लिख देता हूँ, the presence of accused, the presence of the accused at distance of 400-500 yards between place of occurrence cannot be said to be presence elsewhere. That was. Cannot be said to presence elsewhere. सही है. तो इसमें मैंने ये बताया कि आप एलिबी ले रहे हैं कि भाई आप यहीं बगल में थे, 400-500 के यार्ड्स में थे, तो कोर्ट ने कहा कि फिर ये रेलिवेंट नहीं है. दैट वाज, दैट शुड बी द डिस्टेंस. एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे आप अगर होने चाहिए तो रेलिवेंट होती है, अदरवाइज इट्स नॉट रेलिवेंट. 11 ही कर रहे हैं. दैट वाज 161 CRPC. सही यहाँ तक? एनीवे, लेट अस मूव फर्दर. अच्छा, एक केस में और बड़ी अच्छी बात हुई थी. विजय पाल
वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली। जो केस में एक माइलस्टोन मैटर स्टैब्लिश होता है, कोई नई अच्छी बातें निकल के सामने आती है, वो केस बहुत रेलिवेंट हो जाता है। आपसे अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि भाई एली भाई आप ले रहे हैं कि भाई आप पड़ोसी के घर में थे, उसी कॉलोनी में कहीं यहाँ पर थे, तो वो सब चीज़ें नहीं चलती है एलिबी में कि भाई आप दिखाओ तो आप डिस्टेंस दिखाओ। लेकिन इस केस में एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ें सामने आई। इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड अपने वाइफ के मर्डर में एक्यूज था। वाइफ ने अपने ब्रदर को स्टेटमेंट दिया था कि हस्बैंड उसको केरोसिन डाला, उसके ऊपर माचिस लगाया और उसको जलाया। हॉस्पिटल में उसने ब्रदर को स्टेटमेंट दिया था। हस्बैंड का कहना था कि जिस वक्त का ये वाकया है, मैं पहले समझाया तो फिर मैं लिखूंगा इसके ऊपर। हस्बैंड का कहना है कि जिस वक्त का ये वाकया है उस वक्त मैं अपनी सिस्टर के घर पे था, भाई दूज का दिन था वो, और मैं सिस्टर के घर पे गया हुआ था, जैसे सभी ब्रदर्स जाते हैं, और ये नेचुरल फैक्ट्स हैं, मैं भी अपने सिस्टर के घर पे था, ये बात कही गई। और नॉर्मल फैक्ट होता है कि हर ब्रदर अपनी सिस्टर के घर पे जाते हैं उस समय। अब यहाँ पर ना इस प्ली को ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दैट वाज, ट्रायल कोर्ट ने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट ने भी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर दी। एमिकस क्यूरी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी कभी कोर्ट को रास्ता दिखाने के लिए किसी एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट को कोर्ट कहती है कि भाई आप हमको इसके ऊपर रास्ता दिखाओ कि हम कैसे चले, क्या करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कसाब का केस था। कसाब को कोई वकील नहीं मिल रहा था, कोई उसके मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं था, हालांकि देश के खिलाफ अपराध था, क्यों लड़ता कोई मुकदमा उसके खिलाफ। तो कोर्ट ने उज्जवल निगम को एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया कि आप इस केस के सारे फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखिए, जो जेन्युइन है, जो सही है, उस फैक्ट्स को सारे कोर्ट के सामने रखिए, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह। दैट्स कॉल्ड द एमिकस क्यूरी। तो एमिकस क्यूरी ने इस केस में काफी क्रिटिसिज्म दिया, क्रिटिसाइज किया कि यहां पे एलिबाई को क्यों नहीं माना गया। बिकॉज ये नॉर्मल सा फैक्ट होता है कि हर ब्रदर अपने सिस्टर के यहाँ जाता है। प्रीवियस हर भाई दूज के दिन वो अपने सिस्टर के घर पे गया था। सिस्टर का घर दूसरे शहर में है, हर भाई दूज के दिन गया हुआ था ये, तो इसमें भी गया होगा, तो ये फैक्ट तो मानना चाहिए। एमिकस क्यूरी ने ये सुझाव दिया। कोर्ट के सामने फिर बात आई कि साहब जब घर में लड़ाई चल रही होती है तो कोई कहीं नहीं जाता, सारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर लेता है पहले उस लड़ाई को सुलझाने के चक्कर में। और कोर्ट को इस दलील में बिल्कुल दम लगा कि ये पर्सन उस दिन नहीं गया था, अपने घर में ही था, जो क्राइम हुआ है सारे क्राइम को इसने अंजाम दिया है, और जो डाइंग डिक्लेरेशन थी वो डाइंग डिक्लेरेशन 100% सही है। कोर्ट ने एलिबाई यहाँ पर नहीं माना, सही है। तो डेट इज ऑल्सो ए वेरी रेलिवेंट केस ऑन टू द मैटर कंसर्न विद द एलिबाई। केस है आपका विजयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, दिस वन, ठीक है। मैं थोड़ी सी फैक्ट लिख देता हूँ शॉर्ट में, ताकि मैं नोट्स में नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन यहाँ लिखता हूँ। वाइफ डेड ऑफ died of burn injury, wife died on burn injury, जलने से डेथ हो गई। और हस्बैंड जो है कन्विक्टेड, हस्बैंड कन्विक्टेड हो गई। ये सब कहानी मैं नहीं लिख रहा हूँ कि वाइफ ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया था अपने ब्रदर को। प्ली ऑफ एलिबी बाय हस्बैंड, हस्बैंड ने एलिबी प्लीड किया दैट ही हैज गॉन टू हिज सिस्टर्स हाउस, his sister's
house as it was the day of भाई दूज। अब देखिए जरा बातें क्या क्या हुई यहां पर। ट्रायल कोर्ट ने मैटर रिजेक्ट किया, सो ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड एलिबी, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट की एलिबी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और फैसला वही रखा जाता है तो केस बहुत बढ़िया इम्पॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस रिवर्स हो जाती है तो वो एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। ये चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। और जिस केस में एमिकस क्यूरी अपॉइंट हो गई है वो केस तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा जो मेन पढ़ने का टारगेट, पहला तो हमारा फोकस तो वो रहना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस रिवर्स हुई है हमको उस केस के ऊपर बड़े अच्छे से ध्यान रखना है, और दूसरा उस केस को जिसमें एमिकस क्यूरी की अपॉइंटमेंट हुई है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। बहुत एग्जामिनेशन में यही केस समझ लो उठ के वैसे ही आ जाता है। विजयपाल एमिकस क्यूरी अपॉइंट हुई है इसमें, सही है। तो सुप्रीम कोर्ट दैट वाज यहाँ पे amicus curie that was appointed। इन्होंने क्रिटिसाइज किया और लास्टली सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं कि एमिकस क्यूरी की बात मान ले और एक परसुएसिव प्रेसिडेंट का काम परसुएसिव ले सकती है, बट वो बात मान ले, दैट्स नॉट वेरी मच मैंडेटरी। दैट वाज कॉल्ड हियर रिजेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन सा? तो वो तो मैंने उसी वक्त बताया था कि एलिबाई को हम विटनेस से प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अगर हम हाँ दिया ही होगा, नेचुरल सी बात है, बट तो भी नहीं मानेंगे। अगर वो सच है, कोर्ट माने तो सच है, नहीं माने तो झूठ है। बात तो यही हो जाती है ना भाई। हम उस वक्त कलकत्ता में थे, हमें तो उस दिन कलकत्ता के चीफ मिनिस्टर ने भी देखा था, कलकत्ता का सीएम भी आके बोले ना, तो भी वो प्रूफ का काम नहीं करेगा, वो भी रेलेवेंट। अब एलिबाई को प्रूफ करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। आप आजकल मोबाइल चलता है, आप मोबाइल की ट्रैकिंग दिखाओ कि हमारा मोबाइल का लोकेशन उस दिन उस जगह पे था, ये चीज था सपोर्ट। तो ये आपकी मजबूरी है, आप नहीं प्रूफ कर पाएंगे। विटनेस बिल्कुल नहीं चलता है एलिबाई में। आप विटनेस को ले जाके, आप विटनेस के अलावा कुछ भी कर लो, अदरवाइज तो लोग 10 लोग को खड़ा कर देंगे कि भाई हमने देखा था इसको। हाँ, तब वो तो बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम अगर कहीं हैं, अगर हम कलकत्ता में हैं तो मेरे पास कलकत्ता जाने का टिकट होगा, हम वहाँ होटल में स्टे किए थे, मेरे पास वहाँ का बिल होगा, रिसिप्ट होगा, होटल के पास सीसीटीवी कैमरा में हमारा फोटो होगा, वो वीडियो होगी। तो मैं कैसे नहीं प्रूफ कर पाऊँ? अगर हम सच्चे हैं, सही हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर हम झूठे हैं तो बहुत डिफिकल्ट है प्रूफ करना, है ना। नहीं, झूठे हैं तो डिफिकल्ट है। तभी तो कहते केस प्रोविजंस को वैसे ही बनाया गया है जैसे कि मेरिट पे कोई भी सच्चा इंसान केस को जीत पाए, मेरिट के ऊपर। अब विटनेस अलाउड होता कि भाई आप एलिबाई को विटनेस से भी प्रूफ कर सकते हो। हम तो 10 विटनेस कलकत्ता उठा के ऐसे ही ले आते, लेकर लाइन लगा देते हम विटनेस की, हरिश्चंद्र को बुला के ला देते कि भाई आप बोल दो हम थे वहां पर, सही है। तो इसलिए तो वैसे ही कहते हैं कि एलिबाई को कभी भी विटनेस के बेसिस पे प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये कोर्ट रिजेक्ट कर देगी।
स्टेज पे रेज किया जाएगा 161 की स्टेज पे? बिल्कुल ट्रायल के केस पे या इन्वेस्टिगेशन? इनिशियल स्टेज कहा जाता है। आप बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन में दे दो, आप इनिशियल स्टेज में दे दो उन चीज़ों को, इनिशियल स्टेज में आप दे दो, है ना, वो चीज़ कर लो आप। मतलब अगर आप सोचते कि बहुत आगे चल करके हम इन चीज़ों को देंगे, ये राज, जैसे अगर हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे ही देना है, तो उसमें ये चीज आ जाती है पुलिस वाले ने मेरी ये पुलिस स्टेटमेंट लिखी नहीं, टेम्पर कर देगी, टेम्पर कर देगा। हम ये सब बातें भी होती हैं तो हम नहीं दिए, वो चलेगा। आप ट्रायल कोर्ट में दे दो उन चीज़ों को, आप ट्रायल कोर्ट में दे दो, दैट्स एनफ, दैट यू नो, कोर्ट के सामने। अब आप इस ग्राउंड पे अपील करने जाते हैं हाई कोर्ट में कि भाई लोअर कोर्ट में तो हम ये बात बता ही नहीं पाए थे जज साहब, नई बात आ गई है, हमें याद आया, हम तो वहाँ थे ही नहीं, तो ये चीज़ नहीं चलता है, दैट थिंग इज नॉट टेनेबल, दैट वच, है ना। अच्छा, अब सुनिए जरा, अब एक बढ़िया सी कहानी अब सुनिए कि यहाँ पे क्या है। ए है, ए के ऊपर इल्जाम है कि उसने बी का मर्डर किया दिल्ली में, शाम को 5 बजे जो मर्डर हुई, ए ने किया है बी का मर्डर। ए अरेस्ट हो गया है और ए का कहना है कि उस दिन उस समय वो कोलकाता में था, सही है। अब एक बात बताइए, केस आपके पास आया, क्या एलिबाई आप पहले प्रूफ करेंगे या पहले प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करने देंगे कि भाई तुम प्रूफ कर लो पहले कि मर्डर ए ने किया है? सर चार्ज की स्टेज पे एलिबाई को लेकर स्टार्टिंग में एलिबाई को लेकर के आएंगे, सही है ना। क्यों भला, कहीं पुलिस ही प्रूफ ना कर पाई कि भाई मर्डर हमने किया है? सर मैं चांसेस क्यों लूं? और आपका अगर एलिबी डिफीट हो गया तो पुलिस का केस तो और स्ट्रांग बन गया। सर मेरा अगर एलिबाई डिफीट होता है तो एनी हाउ मेरे पास और कोई डिफेंस जो आई कैन टेक एन नंबर ऑफ डिफेंसेस, मैं तो बाद में दूसरा डिफेंस भी शिफ्ट कर, स्टार्टिंग से झूठे करार दे दिए जाएंगे कोई बात नहीं इस चीज में, लेकिन मेरे केस बड़ा खराब हो जाएगा। सर केस खराब हो सकता तो है लेकिन एक्चुअली यहां पे क्या होता है ना, मैं ये कहता हूं, इफ द पर्सन इज एक्यूज्ड इन मर्डर या कोई भी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि प्रोसिक्यूशन उसको प्रूफ करे, सही है। लेट द प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस द एविडेंस, लेट द प्रोसिक्यूशन प्रूफ, फिर हम बताते हैं कि हम कहां थे भाई, आपने जो जितना दिया है सब फर्जी है, वो सब चीजें यहां बेकार है, हम यहां नहीं थे, हम कहीं और थे। दिस वन देखो, एक नॉर्मल फंडा है कि भाई आप प्रोसिक्यूशन को पहले टाइम दो कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है वो प्रेजेंट करें, दैट वाज। बेल वेल नहीं मिला है तो एक अलग मैटर है फिर तो, सही है ना। तो पहले प्रोसिक्यूशन को चांस दो, क्या फायदा प्रोसिक्यूशन को एविडेंस ही नहीं ला पाए उस मैटर के ऊपर। अच्छा एक बात और में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा एलिबाई डिफीट हो जाता है तो क्या प्रोसिक्यूशन का केस स्ट्रांग हो गया? क्या उसी बेसिस पे हमको पनिश कर दिया जाएगा? अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया कि मैं कलकत्ता में था तो क्या ये ऑटोमेटिकली साबित हो गया कि मैं उस दिन दिल्ली में ही था? तो ये भी बात सही है, ये भी साबित नहीं हुआ कि मैं दिल्ली में ही था। प्रोसिक्यूशन को तो अपना काम करना ही है। बस यही चीज मैं आपको, यही चीज मैं इसमें समझाना चाह रहा था कि प्रोसिक्यूशन का काम अलग है, हमारा एलिबाई प्रूफ करने का काम अलग है। उसके बाद भी अगर उसका और एविडेंस नहीं आता ढंग से, तो और भी मैं बता रहा हूँ, मैं और भी बता रहा हूँ, हमारा काम अलग है एलिबाई का, प्रोसिक्यूशन का काम अलग है। हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, हम एलिबाई पहले ले लें या हम एलिबाई बाद में ले लें, पूरी अपॉर्चुनिटी है। मतलब लेट द प्रोसिक्यूशन स्पीक एट फर्स्ट, उनको एविडेंस रखने दो, हम उस वक्त नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बाद में बोल देंगे कि भाई हम तो उस वक्त वहां पे नहीं थे। सो दिस इज द वे ऑफ हैंडलिंग द मैटर। थोड़ा सा इसमें एक बात लिख लेते हैं हम, दैट मच। प्रोसिक्यूशन
एलिबाई चलती क्रिमिनल केसेस में 100% क्रिमिनल केसेस का ही मैटर है. मेक्स एक्विजिशन defendant, that was डिफेंडेंट जो है प्ली ऑफ एलईबी ले रहा है. स्टेप 1, prosecution has to prove the presence of accused at the place of crime. Then only defendant will prove alibi. Then of course the proof of alibi, that's the matter called here. सही है. तो ये चीज़ हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर होता है और हम प्रोसिक्यूशन का वेट कर सकते हैं कि भाई वो किस जगह जा रहा है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है. लेट देम टू स्पीक, दैन ओनली वी शेल गो फॉर द एलिबी. क्या नहीं, प्रोसिक्यूशन ने तो चार्जशीट दे दी, चार्जशीट से बाहर प्रोसिक्यूशन कभी जाएगा नहीं जाएगा. ठीक है ना. मैं अगर आज एलिबी का डिफरेंस ले रहा हूं, मैंने मान लिया अपना बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर ले लिया और मेरा वो डिफीट होता है, स्टिल दे हैव टू प्रूव कि मेरी प्रेजेंस वहां थी. पहली चीज ऑफेंस मैंने किया है, दूसरी चीज, तीसरी चीज उनके विटनेसेस तो सारे आके अपने आप नहीं. एक बार हमारा एलिबी प्रूफ हो जाता है तो सारी बातें ऑलरेडी खत्म हो जाती है. फिर अगर डिफीट हो जाता है तो डिफीट हो जाता है. अगर हमारा एलिबी प्रूफ हो जाता है, मतलब हम साबित कर देते हैं कि हम कैलकाटा में थे, तो पुलिस का सारा केस ही खत्म हो जाता है. फिर तो कुछ बात ही नहीं रहती, वहां से सारे मैटर फिनिश हो जाते हैं. लेकिन अगर सही है, वो नहीं प्रूव कर पाता, द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विल स्टार्ट. अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता हमारे ऊपर क्राइम, जो क्राइम का चार्ज हमारे ऊपर लगा, अगर पुलिस इसको प्रूफ नहीं कर पा रही है तो केस वहां भी खत्म है. एक प्राइमा फेसी जब केस कोर्ट में जाता है तो हमें एक्यूज्ड बनाने के लिए पुलिस कुछ तो कोर्ट में देगी. चार्जशीट, अब चार्जशीट में क्या रहेगा? कंटेंट्स ऑफ द फैक्ट्स, कंटेंट्स ऑफ द फैक्ट्स, कोई एविडेंस कुछ तो रहेगा हमारे खिलाफ. क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल 161 की स्टेटमेंट्स रहेंगे, स्टेटमेंट्स रहेंगे, सर्कमस्टेंशियल है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस रहेंगे, वो है आई विटनेस का केस है तो आई विटनेस रहेगा. लेकिन अगर बाद में ये निकल गया कि वो पर्सन ही वहां नहीं था, वो मैटर ही वहां पे नहीं था, तो वहां पे एक्चुअली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ये हम एक ऐसी बात करें कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, वी कैन डू दैट. हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम उनको बोलने दें, कर ले, हम अपनी एलिबी बाद में देते हैं. लेट देम टू स्पीक. क्या क्या हमारे खिलाफ हो रहा है सारा राज तो खुलेगा, मेरे सामने आएगा तो कौन कौन हमारे खिलाफ बुझा सकता है वो सब तो हमको पता चलेगा. एक केस था सर, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आई विटनेस कुछ भी नहीं था. एक चीज ने लिंक जोड़ा था, 7-8 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था, उसके किसी जानकार ने, चाचा ने वो बच्चे का किडनैप किया रैंसम के लिए और उससे बच्चे को मर्डर भी कर दिया उसने. और उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स के साथ, पुलिस वालों के साथ मिलकर उस बच्चे को ढूंढ भी रहा है. ठीक है जी. और 2007-8 6-7 का केस है, तो उस बच्चे को वो ढूंढ भी रहा है.
सिर्फ एक चीज हुई थी कि उसकी पैंट पे बच्चे के ब्लड स्टेन्स थे जो मिल गए पुलिस को, और सारा केस उन्होंने खोल दिया। बाद में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन गया था और कोई चीज लिंक नहीं थी। वैसे फोन अलग थे, अगर जो फोन वो यूज कर रहा है रैंसम के लिए वो स्विच ऑफ कर देता था, अपने साथ में नहीं रखता था। हो गया वहां से काफी कुछ मिल गया, ब्लड स्टेन मिल के काफी कुछ मिल गया। साइंटिफिक एविडेंस सबके ऊपर भारी हो जाता है आजकल। सर वो भारी हो जाता है, लेकिन वो पेंटिंग में मना कर देता कि पेंट है ही नहीं। उसने एलिबाई का भी प्रूव किया, भाई एलिबाई भी प्रूव करने की कोशिश की, उसकी एलिबाई अच्छी थी, स्ट्रांग थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंक्लूसिव प्रूफ वाली चीज थी। एलिबाई भी उसने स्ट्रांग रखी हुई थी कि ये रैंसम किस फोन से मांगा जा रहा है, ये यहाँ पे है, आई वाज प्रेजेंट, आई यू करेक्ट, ये तो हमारे साथ था, ठीक है। लेकिन जज ने उसमें सारी प्ली वगैरह सारी उसे डिक्लाइन करते हुए पनिश किया उसको, क्योंकि उसमें बच्चे के डेड बॉडी की फोटो, उसने कैमरा प्रोसीडिंग्स भी की, उसने सब कुछ करके पुलिस वाले से ये तक पूछा कि तुझे भरोसा किसने किया है, मैं बेगुनाह को सजा नहीं दे सकता, कैसे इसी ने किया है। और उसको वाकई में उन्होंने किसी चीज पे सजा दी, उसके बच्चे की फोटो देख के ना तरस आया, कट्स। खैर केस का पूरा हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता लेकर, बट अगर पहले के आते हो ना तो विटनेस भी थोड़े से शेक कर जाते हैं, बट साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर रिलाई कर लिया जाता है। जब साइंटिफिक एविडेंस आती है ना, पेंट हर कोई, अगर आज की डेट में कपड़े हैं, या तो आपके पास बिल होगी जी यहाँ इस दुकान से खरीदी थी और इससे मेरी क्रेडिट कार्ड की आपका दोनों चीजें वहां पे कोरिलेट हो रही हैं। जब वो आप पैंट कह रहे थे, पैंट मिली है जी, पैंट वो भी बेवकूफ तो है नहीं कि अपनी गाड़ी की डिक्की में रख के घूम रहा है या उस पर रख के घूम रहा है अपने घर के बाहर, कहीं तो मिला होगा, उसी के जगह से कहीं तो मिला होगा ना। उसे पीटा पाटा गया, कुछ ऐसा हुआ, पुलिस वालों को जरा शक सा हुआ कि साला जब रैंसम की कॉल आती तब ये होता नहीं है हमारे साथ। कुछ उन्होंने किया था, तब जाके वो पीट पाट के उससे निकलवाई चीज, कुछ से कुछ तो पॉइंट होगा ही होगा, तभी तो। पुलिस वाले ये थोड़ी लिख सकते हैं कि भैया ये इस टाइम पे नहीं था, वो तो कहते हैं हाँ ये था, जाहिर है रहेंगे। वो अपना फोन भी तो गाड़ी में छोड़ के जाता था, ऑटो से जाके कॉल करके दूसरी जगह से, मतलब जैसे डिस्टेंस लक्ष्मी नगर और विकासपुरी का पहले से ही सारा कुछ प्लान किया हुआ था लेकर कि हमको ऐसे करना है, सारा बचने का तरीका। अगर कोई भी एक डिफेंस आपको उठा लो, इसका डिफेंस बरी होने वाला है, लेकिन मैं इसको सजा कर रहा हूँ तो सिर्फ आपकी स्टेटमेंट पे कर रहा हूँ, एविडेंस छोड़ दो, पुलिस वालों का एविडेंस आपके शेकन है, ये है वो है, कहता सर इस बंदे ने किया है। जब उसने बताया कहता जी हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन करता था, बाद में इतने टाइम पे हमने पैटर्न देखा। ट्रायल कोर्ट का मैटर था, हाँ जी, हाई कोर्ट में गया होगा केस, हाई कोर्ट में गया ही था, लेकिन हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। एक्चुअली मेरे भतीजे का जो मर्डर हुआ था उसके आसपास का केस है। कौन से हाई कोर्ट में होगा ये? दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मुझे आप केस का नाम दे देना इसका, ठीक है, मुझे केस का नाम दे देना, अगर वो है तो मैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा इसका। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत सिंपल होता है, आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, कितना बचेगा। सर पुलिस वाले बहुत बेवकूफ, मेरे भतीजे का जो मर्डर हुआ था उसे डिक्की में डाल के लेके गया था, उन्होंने डिक्की के अंदर कुछ फोरेंसिक नहीं कराई, कुछ नहीं कराई, बच्चे की ब्लीडिंग भी हुई है, डिक्की के अंदर उसको नाक में से खून आया, उसको देख के वो एक्यूज डर गया, उन्होंने डिक्की को कोई फोरेंसिक नहीं कराया, डिक्की के अंदर उसके नाखून के स्क्रैपिंग्स मिल सकते थे, उसके बच्चे का गला दबा के ये तो कुछ भी नहीं है। जब आरओसी के केस को सारा टैंपर करने का काम पुलिस वाले ने ही किया, कोई फोरेंसिक नहीं करवाया, जिस दिन मर्डर हुआ था कुछ नहीं हुआ, कोई फोरेंसिक नहीं हुआ। वही है ना, फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे दीवार के ऊपर, पूरा फिंगरप्रिंट्स दीवार के ऊपर लगे हुए थे, तो केस को खत्म करने का वो अपनी बेवकूफ़ी से ये केस खत्म कर लेते हैं ये लोग, अदरवाइज केस को तुरंत क्रैक कर ले, कोई मुश्किल नहीं होता। पुलिस वालों के साथ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अलग होते थे, देयर वाज अ जमात इन पुलिस ऑफिसर्स कि भैया अगर एक थाने में 20 अफसर हैं या 20 जो आईओज रहेंगे, तो 20 जो बंदे रहेंगे, 20 पुलिस वाले रहेंगे, 20 का स्टाफ है, तो इसके अंदर 5 आईओज ही रहेंगे, ये कभी और कोई काम नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अभी भी फिर हो जाएगा, तो उन 5 के पीछे 5 तफ्तीशी होते थे, फिर हो जाए। मैं बोलता हूँ ना, जो एक्ट है ना, मैं एविडेंस एक्ट को देख के हैरान रहता हूँ। एविडेंस एक्ट हो चाहे सीआरपीसी हो,
ये सारे के सारे एक्ट इंक्लाइंड है डिफेंडेंट के लिए, डिफेंडेंट के फेवर में। सर हमारा सिस्टम ही है ना कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा मिले, इसलिए जरूर हम बचाने को आए ना, तो एविडेंस एक्ट में ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं ना, ऐसे ऐसे पॉइंट है, सारे विटनेस को करप्ट कर दे, सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सबको टैम्पर बताए, सब कुछ है यहाँ पे बल रखा हुआ, एवरीथिंग इज देयर दिस वन। प्रोसिक्यूशन को अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, बहुत कम है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन को बिल्कुल तलवार की धार पे चलना है। नहीं वो भी अगर प्रॉपरली चले तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। अब देखो ना, आप एलिबाई है, एलिबाई को बोल दिया है आपके पास, ये प्रूफ कर सकते हैं, बट इसको प्रूफ करना कितना मुश्किल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आपने अपने ऊपर ले लिया, अगर इंसान सच्चा है तब प्रूफ जरूर कर पाएगा, वो इधर मुश्किल से। जरा भी झूठा है। अगर गलती से उसने वो ले ली टिकट जनरल की, उसे थोड़ी पता था कि मर्डर हो रहा है वहां। सर सारी से नहीं है। हाँ वही बात है, जनरल का टिकट ले लिया है तब तो और मुश्किल है। सिंपल सी चीज, अगर मेरे पास टिकट ऐसा है जो कि मैंने बाय नेम बुकिंग नहीं है, तो मैंने वो टिकट भी बाहर आया, टीटी ने हाँ वो टिकट ये लो जी चल जा, उसने टिकट अपने पास रखी, मैं क्या कर लूं? वही नहीं, आजकल तो है सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, फुटेज मिल जाता है बहुत कुछ। अगर आप यहाँ पे एक चीज बताता हूं, किसी भी कैमरा की स्टोरेज कैपेसिटी 30 डेज से ऊपर की नहीं होती, ठीक है। अब जब तक ट्रायल केस के अंदर आप प्ली ऑफ एलिबाई लोगे, प्ली ऑफ एलिबाई में लेके आप उसकी सीसीटीवी की फुटेज प्रोडक्ट करने के लिए प्रॉब्लम को पता चला उसने तोड़ा नहीं। सब जगह का नहीं होगा ना, रेलवे स्टेशन वगैरह के ऊपर सब तो नहीं है, तो बड़े बड़े क्राइम को कैसे सॉल्व करते हैं? सारा सीसीटीवी क्या करते हैं, बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं ना, तो सारा सीसीटीवी करते हैं तो उसकी लेकर। ये आसपास से लेते हैं। हाँ, और उनका एक जगह नहीं होता, कई जगह होते हैं। मोबाइल का लोकेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोकेशन है कई बार। मोबाइल का लोकेशन बहुत काम करता है, और मोबाइल के लोकेशंस के अलावा कई जगह पे जो आप बाहर गए हैं वहाँ के बिल्स, कहीं जाएंगे हम कुछ ना कुछ तो खर्च करेंगे ना, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, कई बार कार्ड से पेमेंट करते हैं, कई ऐसे खर्चे करते हैं जो हमारे को दिख जाए, एटीएम से वहाँ पैसे निकाले थे, कई चीज़ें होती हैं जो सामने आ जाती है लेकर, और नॉर्मली उसको हम कर सकते हैं प्रूफ। तो सिंपल मैं ये कहता हूँ कि अगर एक पर्सन ट्रूथफुल है तो एलिबाई का डिफेंस लेना मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन अगर झूठा है फिर भी लेना चाहता है तो थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, बट मुश्किल वहाँ भी नहीं है। ये होता है। जिसने मर्डर किया है उसे तो पता है ना कि मेरे को भैया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। He will create evidence। लॉ आना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। वैसे अगर लॉ उसको आता है, वकील से पूछ के काम किया है पूरे कोई नहीं करता होगा भाई साहब, हो गया बस, उससे हो गया तो भैया बस प्लान करना होता है ना, प्लानिंग करके कोई करता है, प्लान रहता है पूरा लेकर, इस तरह से मुझे करना है, तब वो एक परफेक्ट क्राइम होता है, तब वहाँ बचने का चांस बहुत। कई ऐसे क्राइम हुए जिसमें आज तक नहीं पता चला कि एक्यूज्ड कौन 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 कल्प्रिट है, इसमें गुनहगार कौन है, कुछ पता ही नहीं चला, कई ऐसा हुआ है। और ज़्यादा दूर क्यों जाना, बगल में आरओसी का मर्डर केस में आज तक नहीं पता चला कि कौन मारा उसको कौन मारा, आज तक नहीं पता चला वो चीज़ें। तो ऐसे बहुत कुछ है, एक नहीं कई ऐसे केसेस हैं, तो ये हो जाता है ना। एक केस और बड़ा रेलिवेंट है, जरा ध्यान रखें। रेलिवेंट तो नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन केस पॉपुलर है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मुकेश वर्सेज स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। साइटेशन लिख दो इसकी, AIR 2017 SC 216। पॉपुलर केस है, वही निर्भया वाला केस है ये, तो सबके नाम से अलग अलग केस बना था, और वकील साहब ने इनके लिए प्ली लिया था कि भाई जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन वो एक डीजे पार्टी में था पूरी फैमिली के साथ, एक पार्क में पार्टी था, वो पार्टी में अवेलेबल था। अब देखना, मैं इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। DNA का रिपोर्ट, जितने मेडिकल रिपोर्ट्स थे, सही है, विक्टिम की डाइंग डिक्लेरेशन, सब के सब इसके अगेंस्ट था, सब के सब इसके अगेंस्ट था।
कोर्ट ने एलिबाई का प्ली को नहीं माना। जाहिर सी बात है कितना स्ट्रांग था उधर और ये कितना कमजोर था। इवन जिस पार्क में पार्टी हो रही थी ना, उसकी अथॉरिटी ने कह दिया था कि पार्टी की परमिशन हमसे मांगी गई थी, लेकिन हमने परमिशन नहीं दिया था, और यहां पे कोई पार्टी हुई ही नहीं थी उस दिन। यहां तक बातें आई। ये भी चीज केस के रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में ये बात, ठीक है। और वही एपी सिंह जो है मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि भाई हमारा तो मुकेश उस दिन पार्टी में था, कोर्ट ने ये बात भी नहीं माना। हमने सबूत दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग दी, कोर्ट ने ये बात भी नहीं माना। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। देखा, ये कहां का दिमाग है? ये तो पब्लिक को मिसलीड करने वाली बात है ना। तभी तो कहते हैं कि एक मुकदमा उसके ऊपर चलानी चाहिए कि इस तरह से पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। क्या वही है ना, तो उनके ऊपर होना चाहिए। तो शुक्र है उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि केस के रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं। लोग पढ़ाई कर रहे हैं हर जगह, इन बातों को स्टडी कर रहे हैं इस बात को, और उसके लिए वो रिवर्स ऐसी बातें कर रहे हैं। तो दैट्स द वेरी रॉन्ग थिंग, है ना। उसका केस है ना, लेकिन इंसॉल्वेंसी का है केस लगा हुआ। हाँ, चेक बाउंस का केस लगा हुआ है। आया था आज क्या आज डेट थी उसकी। चेक बाउंस का केस था, उसकी बहुत फिल्में फ्लॉप हो गई थी। प्रोड्यूस किया था फिल्म को और वो फ्लॉप हो गई थी। तो चेक बाउंस का केस था, चला जाएगा उस केस में वो। सर 2 साल की सजा तो हो गई, अब नहीं आएगा। वही है, बचेगा नहीं बचेगा उसमें। क्लियर केस था बिल्कुल। वन 138 वाला केस था ना, तो उसमें तो फाइन का भी है ऑप्शन। देखो, सजा होगी, चाहे वो फाइन हो चाहे वो बिहाइंड द बार्स। जेल से बचेगा, वही है, लेकिन वही है, जेल से बचेगा। अपना मूवीज तो भी कर ही रहा है, जेल से बचेगा। बताओ, इतने काम का लोग होकर के चेक बाउंस के केस में आते हैं। हाँ, टाइम भी बुरा होता है, ये भी बात है। मतलब ऐसे लोगों का भी ये हाल होता है इसमें। कौन से कोर्ट में केस था उसका? कॉमर्शियल कोर्ट में नहीं भेजा है उसको? नहीं, मैंने सुना पुराना सारे केसेस कॉमर्शियल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं। 138 का केस है सर। 138 का है, तो नहीं गया वो। अच्छा, तब होगा। सिविल केस के हेवी अमाउंट में लगा रहा होगा। हाँ, 60-65 लाख के लिए ये हाल है इसका। ऐसे लोग आते हैं जिनकी कहने की भी रहती, क्लाइंट बन के जो आते हैं ना, वो बंदा कह रहा है सर पैसे देने हैं, इसके हाथ जोड़ के पैसे देने हैं। मैं 6,46,000 का चेक का ड्राफ्ट बना के लाऊं ताकि ये भी ना कहे कि कौन सामने वाले 5 चेक्स 10 लाख रुपए टोटल के केस में डाल रखे हैं, और ये मान रहा है कि 4 लाख रुपए से पेमेंट ले चुका है। इस चीज को तो लीगल लायबिलिटी से तो ज्यादा आप मान नहीं सकते। 138 के अंदर सेटल्ड लॉ है, मैंने केस इसका डिस्मिस हो जाएगा, तू बता। फिर लेकिन मैंने उसको ये कहा, इसके बाद ये सिविल डाल सकता है, ये मत सोचो कि सिविल डाल सकता है, ये केस हार जाएगा तो ये सिविल डाल सकता है, वहां पर तेरे से इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, कॉम्पनसेशन वगैरह भी मांग सकता है। नहीं सर सकते यहाँ पे सामने वाले हम ले रहे हैं, जज को दिखा दिया, मैं तुझे 10 लाख से नीचे लूंगा ही। 4 लाख की पेमेंट जज के सामने भी मान रहा है,
कि मेरे पास आ गई। हाँ जज ने मैंने कहा ये ड्राफ्ट लेके आया, आप बताओ रिकॉर्ड पे रखना है तो रिकॉर्ड पे रख लो। घर लेके गए तो हमारे ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग सब कुछ है। चलिए एक केस थोड़ा और लिख देते हैं, प्ली ऑफ एलिबी नंबर 1। वन मोर थिंग वेरी रेलिवेंट, दो एक्यूज्ड हैं, एक की प्ली ऑफ एलिबी एक्सेप्ट हो गई, केस में दो एक्यूज्ड हैं और एक की जो एलिबी की प्ली जो है वो एक्सेप्ट हो गई, क्या दूसरे की ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होगी? केस में ए और बी दोनों एक्यूज्ड हैं और तो हाँ बस यही बात यहाँ पे रखना है, इन पर्सोना में है, एक की एक्सेप्ट होगी तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे की भी एक्सेप्ट होगी। दैट्स वेरी रेलिवेंट पॉइंट। द प्ली ऑफ एलिबी कैनॉट बी, इसके चलते केस डिमोलिश हो सकता है कि भैया आप दो के ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे थे, एक नहीं था, वो अलग मैटर है, वो मैटर अलग है ना। मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी, हम ये नहीं मान लेंगे कि आप भी कलकत्ता में थे, मतलब ए और बी में साबित हो गया कि ए दिल्ली में नहीं था, कलकत्ता में था। इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ दैट बी वाज आल्सो एट कलकत्ता। द प्ली ऑफ एलिबी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड in favor of an accused merely on the ground that the same was accepted in relation to co-accused विकास पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। विकास पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, बहुत हाँ जी बिल्कुल है ना। दिस वन तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, पीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया हुआ है, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको, तभी कह रहा हूँ जो जजमेंट रिवर्स करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आप याद रख लो। रिवर्स करने वाला जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एमिकस क्यूरी अपॉइंट होने वाला भी जजमेंट जो होगा वो भी उतना ही रेलिवेंट होगा, क्योंकि एमिकस क्यूरी कोई ऐसी सिचुएशन में अपॉइंट नहीं होता जब कोर्ट बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाती है, बिल्कुल रास्ता नहीं दिख रहा है, तब एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करती है, ये हो जाता है। सर ऐसे किसने क्रिटिसाइज किया था? उसने जैसे एमिकस ने तो कह दिया कि भाई गया ही होगा, हर बार जा रहा है बहन के पास। एमिकस क्यूरी ने क्रिटिसाइज किया था। लो हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उसको एमिकस क्यूरी ने क्रिटिसाइज किया था कि इन्होंने एलिबाई क्यों नहीं माना यहाँ पर कि क्रिटिसाइज कर दिया। तो ये आर्गुमेंट किसका था कि भाई अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई के लिए घर पे रुकेगा? वो अपोजिट लॉयर का, तो उनका आर्गुमेंट था और कोर्ट ने इसी आर्गुमेंट को माना। प्रोसिक्यूशन का ये आर्गुमेंट था, कोर्ट ने इसी को माना लेकर, है ना। तो वही हो जाता है ना, अब घर में लड़ाइयाँ चलती है तो कौन जाता है भाई दूज के दिन घर पे, त्योहार कौन मनाता है फिर, तो ये हो जाता है। हमारी लड़ाई हो गई थी और ये नहीं गई, मैं इसलिए चला गया ताकि मेरा मूड शांत हो जाए, ये तो हो जाता है, ये होता है। हाँ नेक्स्ट आइएगा, फेलियर टू एस्टैब्लिश एलिबाई, टू एस्टैब्लिश एलिबी। एक क्वेश्चन नहीं बन जाता फेलियर टू एस्टैब्लिश एलिबी, बस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चीज करा रहा हूँ एक एक चीज पॉइंट वाला है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। और पेपर जब देने जाओगे और एलिबाई से कोई क्वेश्चन आ गया तो जितना मैंने कराया है गारंटी है उसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा, ये तो सर आपकी गारंटी है, मान जाता है ना, ये रहता है। तो यहां लिखते हैं हम फेलियर
on the part of accused to establish plea of alibi does not help the prosecution and it cannot be held that the accused was present at the scene of occurrence. The prosecution must prove it by positive evidence. शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. हाँ, इसमें एक्चुअली एलिबाई प्रूफ नहीं हो पाया और तो ये एक नॉर्मल सा फैक्टर है कि भाई एलिबाई प्रूफ नहीं हो पाया, मतलब आप अपनी बातों पे नहीं, आप झूठे, इसका मतलब आप यहीं थे और आप यहीं थे तो आपने क्राइम किया था. मतलब ये साबित हो रहा है, कोर्ट ने कहा कि भाई ये यहाँ था, वहाँ नहीं था, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मर्डर भी इसी ने किया. इस चीज़ को आपको स्पेसिफिकली प्रूव करना पड़ेगा, पॉजिटिव एविडेंस के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा. दिस वन द मैटर कॉल्ड हियर. और इसी में एक बात और ऐड की गई है, एक बात और कही गई है आगे चल करके. 10 mere failure on the part of the accused to establish the plea of alibi shall not lead to an inference that accused was present at the scene of occurrence. दासरी शिव प्रसाद रेड्डी वर्सेज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. हाई कोर्ट. ये छोटी छोटी माइलस्टोन बातें आती है कि भाई आप एलिबाई प्रूफ नहीं हो रहा है तो इससे इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हैं कि भाई वो मर्डर स्पॉट पे अवेलेबल था. फिर दोनों बातें एक ही जैसी है. यू कांट मेक एनी इन्फ्रेंस ऑन दैट द पर्सन वाज प्रेजेंट एट दैट वेरी प्लेस. दैट वाज सही है. तो एलिबी फिनिश हो गया, इतना ही था एलिबी में. क्या सेक्शन 11 खत्म हो गया? अभी एक पार्ट और बाकी है उसका, एक पार्ट और बाकी है उसमें.
अब मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ। अभी मैं वो बताता हूँ। तभी हम कहते हैं लॉ इतना आसानी से ख़त्म नहीं होता, और ख़ासकर जब हम जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हमको हर चीज़ को खरोच खरोच के देखना पड़ेगा कि क्या है यहाँ पर। और हम इतने देर से सिर्फ इन्हीं 2 लाइन को समझ रहे थे, इसी चीज़ को हम समझ रहे थे, बस इतनी चीज़ों को समझ रहे थे। अब आप सोच के देख लो, अगर हाथ में बैरेक्ट पकड़ा दिया जाए और इसमें से क्वेश्चन कौन कर पाएगा ये सब चीज़ों को। यहाँ पे बैरेक्ट में सिर्फ ये लिखी हुई है और इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा है, उसके बियॉन्ड में कुछ नहीं। बाकी सारे इन्फ्रेंसेस आपको खुद ही ड्रॉ करने हैं, दिस वन। तो दिल्ली जुडिशरीज के लिए ना बेसिकली बैरेक्ट से ज़्यादा कमेंट्री रेलिवेंट होता है। कमेंट्री कहते हैं जो मैं इंटरप्रिटेशंस वगैरह देता हूँ, दैट्स उसको मैं कमेंट्री कहता हूँ, वो ज़्यादा रेलिवेंट होता है। जब मैं बुक दूंगा तो उसमें जो भी लिखवा रहा हूँ सब आ जाएगा, उसमें एज इट इज सब डाल दूंगा, तो वो चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट होता है। दैट वुड बी द मेन पॉइंट विच वी हैव टू सी दैट, यू नो। सही है दिस वन। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मैं इसको थोड़ा साफ करके पढ़ा रहा हूँ इसको। देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको इसके साथ मैच करूंगा, सही। कहता फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, दे मेक द एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट, हाईली प्रोबेबल और इनप्रॉबेबल इम्प्रॉबेबल। देखिए क्या कह रहे हैं, अगर मान लो आप ये फैक्ट है दिस वन, ये रेलिवेंट नहीं है लेकिन ये रेलिवेंट होगा, दैट वाज सिंपली नॉट रेलिवेंट, लेकिन कहता है ये रेलिवेंट होगा। कब रेलिवेंट होगा, तो कहता है अगर हम इसको F1 दे देते हैं, फैक्ट 1 F1 बुलाते हैं। अगर F1 इफ बाय देमसेल्फ मतलब F1 और इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट्स, मान लो कोई F2 भी आ गया, कोई F2 भी 3 भी आ गया, इन सब को मिला के रिजल्ट दे किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में या फिर नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, सही है, ऑफ एनी फैक्ट इशू रेलिवेंट फैक्ट, हाईली प्रोबेबल मतलब उस चीज का एग्जिस्टेंस हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उन घटनाओं को बताता है। मतलब एक फैक्ट हालांकि वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब उसको कई फैक्ट्स के साथ जोड़ दोगे ना आप, तो किसी घटना के होने या नहीं होने के बारे में बताता है। तो वो जो घटना जिसको हम छोड़ के रखे हुए थे, जो फैक्ट जिसको हम छोड़ के रखे हुए थे, वो भी रेलिवेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पुलिस के ऊपर चार्ज है कि उन्होंने फेक इनकाउंटर किया है, पुलिस के ऊपर चार्ज है उन्होंने फेक इनकाउंटर किया है। पुलिस वाले से पूछा कि भाई गोली क्यों मारा, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई इधर हमारी गाड़ी थी, इधर उसकी गाड़ी थी, इसकी गाड़ी के बगल से उतर के ये लोग फायरिंग कर रहे थे, हम भी फायरिंग कर रहे थे और गोली लग गई उसको, वो मर गया, हमारी गोली लग गई उसको, वो मर गया, उसकी गोली हमें नहीं लगी। तो ठीक है भाई, जब बातें निकली यहाँ पर, अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो पता चला कि भाई इसकी गाड़ी की कांच टूटी हुई है, शीशे टूटे हुए हैं, इसकी गाड़ी की नहीं, जो जिसके एनकाउंटर हुआ है। ठीक है, गोली चलाया पुलिस वाले ने तो कुछ गोलियां कांच पे लगी और टूट गई। फिर देखा इसकी गाड़ी, इनकी गाड़ी में तो कोई खरोच भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है इनकी गाड़ी में। जब उधर से पिस्टल चलेगी, गोली कहीं ना कहीं तो जाएगी, एक गोली भी अगर गाड़ी पे लगी तो वहां भी तो कुछ डैमेज हुआ होगा। दूसरी बात, डेड बॉडी के पास जो पिस्टल मिली है वो बिल्कुल लॉक्ड थी, उसमें से कोई गोली निकली नहीं है ना। तो ये सारी बातें क्या थी, रेलेवेंट नहीं थी।
भाई तुम्हारे कार का शीशा टूटा हुआ है, मेरे कार का शीशा ठीक ठाक है, हमारे कार में कोई डैमेज नहीं है। हालांकि ये बात रेलिवेंट नहीं थी, लेकिन आज ये बात रेलिवेंट हो रही है, क्योंकि ये घटना, ये बात, वो पिस्टल पड़ी हुई से गोली नहीं निकली है, वो बात सबको मिला करके ये कह रहा है कि ये इनकाउंटर जो है ये एक फेक इनकाउंटर है। तो दिस इज द मैटर कॉल्ड, ये सब चीजें क्या है, फेक इनकाउंटर है। मतलब किसी भी चीज को साबित करने के लिए सेक्शन 11 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि ये तो एलिबाई ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, तो मैं फिर वही बात कहूंगा, एलिबाई सिर्फ इसका एक छोटा सा टुकड़ा है, बाकी ये बहुत बड़ा है अपने आप में। और ऐसी जितनी भी इंसिडेंट्स जो 2 फैक्ट्स, 3 फैक्ट्स, 4 फैक्ट्स को मिला करके एक नई फैक्ट्स तैयार होती है, एक नई स्टोरी तैयार हो जाती है, वो सब के सब क्या है, इसी का पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 11, दैट्स कॉल्ड सेक्शन नंबर 11। अब इन्हीं में से कुछ बातों को मैंने कमेंट्री में डाल दिया यहाँ पर, यू जस्ट रीड दैट मैटर, ऑल दिस थिंग्स आपको रीड करने का वो मैटर ज़्यादा है। और आज का सेक्शन थोड़ा लेंदी था भी, तो टाइम लगा है, सब में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी था। तो और सेक्शन को बार बार रिकॉल करते रहना तो सेक्शन जरूर याद रहेगा। सेक्शन 1 हर एक्ट का यही होता है, शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 2 रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। नॉर्मली आप ध्यान रखें, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है या फिर सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट होती है, इसका सेक्शन 2 रिपील्ड है, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। और सेक्शन 4 में एक बड़ी अच्छी बात है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। हम इसको भी देखेंगे आगे वाले क्लास में, हम इसको भी समझेंगे काफ़ी, कौन कौन से सेक्शन में मे प्रिज्यूम है, कौन कौन से सेक्शन में शैल प्रिज्यूम है, कौन कौन से सेक्शन में कंक्लूसिव प्रूफ है, इन सबको भी देखेंगे। और सेक्शन 5 में आपको सिंपली कहा गया, या तो आप एविडेंस दो, फैक्ट इन इशू का दो, या फिर रेलिवेंट फैक्ट का दो, फालतू बात बिल्कुल मत करो। दैट वाज सेक्शन 6, रेस जेस्टा फैक्ट्स दो नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू so as to form part of the same transactions. 7 occasion, cause, effect, 3 बात को लिया है, occasion, cause, effect. Section 8 आपको लिया है motive, preparation, previous conduct and subsequent conduct, ये 4 बातों को लिया है। Section 9 person की identity को लिया है, जो identity जो facts नहीं था वो fact बन जाता है। Section 10 बड़ा relevant ये भी, कॉन्स्पिरेसी को लिया है। सेक्शन 11 जो है हमारे को एलिबाई को ले रहा है। सेक्शन 12 डैमेज को ले रहा है। क्या क्या आप कह सकते हैं, फेमस तो यही है, सेक्शन 11 एलिबाई है। ये रखते हैं कल 12, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 12, 13, 14 और एडमिशन फिनिश हो जाएगा, और हम ऑर्डर भी करेंगे, सीपीसी में ऑर्डर भी करेंगे। तो 12, 13, 14, 15, 16 एंड 16 तक हमारा ये वाला है, फैक्ट्स वाला है। 17 से हमारा एडमिशन शुरू हो जाता है, 17 सेक्शन 17 से एडमिशन शुरू है। 4